आह, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बचपन की वो सबसे प्यारी याद जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे असली और खूबसूरत हिस्सा मानते हैं, वो पूरी तरह से एक झूठ है। ये सोचने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा झूठ जिसे हमारे अपने ही दिमाग ने बड़ी चालाकी से गढ़ा है और हम पूरी जिंदगी उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते रहे। सही बात है, हम अक्सर अपनी यादों को लेकर बहुत आश्वस्त रहते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम स्मृति या याददाश्त की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सिक्योरिटी कैमरे की छवि उभरती है। एकदम सही उदाहरण है ये, एक कैमरे जैसी छवि। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई घटना घटी, हमारे दिमाग के कैमरे ने उसे रिकॉर्ड किया और जब भी हमने चाहा प्लेबैक बटन दबाकर उसे बिल्कुल वैसा ही दोबारा देख लिया, सब कुछ स्पष्ट और अचूक। लेकिन विज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। बिल्कुल, और इसीलिए जूलिया शॉ की मशहूर किताब द मेमोरी इल्यूजन इस धारणा के पूरी तरह परखच्चे उड़ा देती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन यही समझना है कि क्या हमारी यादें सच में किसी तिजोरी में रखे दस्तावेज हैं या हमारा दिमाग हमारे साथ कोई बहुत जटिल मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। फिलॉसफी हब कैफे फिलॉसफी के इस शांत और बौद्धिक मंच पर मैं सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, ये विषय केवल तंत्रिका विज्ञान या साइकोलॉजी तक सीमित नहीं है। हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल। असल में ये इस बात का एक गहरा दर्शन है कि हम वास्तविकता को कैसे महसूस करते हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि यादें किसी छिपे हुए खजाने की तरह होती हैं। जैसे उन्हें बस ढूंढने की जरूरत है। सही कहा, जिन्हें बस दिमाग के किसी कोने से खोजने की जरूरत होती है। लेकिन विज्ञान का कहना है कि यादें खोजने की चीज नहीं है, वे हर बार बुनी जाती हैं। बुनी जाती हैं? मतलब जैसे कोई स्वेटर बुनता है? हाँ, लगभग वैसा ही। हमारा दिमाग अक्सर जानकारी के खाली स्थानों को भरने के लिए अनजाने में मनगढ़ंत कहानियां बुन लेता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉन्फैबुलेशन कहा जाता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। मतलब अगर हम कुछ भूल गए हैं तो हम बस ये कह सकते हैं कि मुझे याद नहीं। दिमाग को मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए, हमारे दिमाग को खालीपन या गैप्स से नफरत है। अच्छा, उसे खालीपन पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो दुनिया को एक निरंतर चलने वाली कहानी के रूप में देखना चाहता है। जब कहानी में कोई पन्ना गायब होता है तो वह अपने पिछले अनुभवों और मान्यताओं के आधार पर एक नया पन्ना लिख डालता है। सच में? क्या इसका कोई वास्तविक उदाहरण है? हाँ, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अमेरिका में हुई राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या है। एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता था कि उन्होंने कैनेडी की हत्या का सीधा प्रसारण यानी लाइव टीवी पर देखा था। अरे वाह, लाइव टीवी पर? हाँ, और वे इसके बारीक विवरण तक बताते थे। एक मिनट, जबकि वास्तविकता ये है कि वो घटना कभी लाइव टीवी पे प्रसारित ही नहीं हुई थी, है ना? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि उसका सिर्फ एक होम वीडियो था जो बहुत बाद में सामने आया था। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। इसे सोर्स कंफ्यूजन या स्रोतों का आपस में मिल जाना कहते हैं। स्रोतों का मिल जाना मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है? हाँ, होता यह है कि किसी इंसान ने अखबार में उस घटना के बारे में पढ़ा, किसी मैगजीन में कोई धुंधली तस्वीर देखी और दोस्तों के साथ उस पर चर्चा सुनी। अच्छा, अलग-अलग जगहों से जानकारी ली। बिल्कुल। और समय के साथ दिमाग ने इन सभी अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ सिला और उसे एक लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट की प्रत्यक्ष याद में बदल दिया। तो ये कोई झूठ नहीं था जो वे जानबूझकर बोल रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जानबूझकर बोला गया झूठ नहीं है। ये एक ईमानदार भ्रम है। अगर हम जानकारी के स्रोतों को इतनी आसानी से मिला सकते हैं तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल आ रहा है। पूछिए, क्या सवाल है? क्या हमारी यादें किसी विकिपीडिया पेज की तरह हैं? विकिपीडिया पेज? दिलचस्प है, बताइए कैसे? मतलब एक ऐसा पेज जिसे कोई भी, चाहे बाहरी इंसान हो या हम खुद, कभी भी एडिट कर सकता है? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई बाहरी इंसान मेरे दिमाग में कोई ऐसी याद डाल सकता है जो मेरे साथ कभी हुई ही ना हो। आपकी ये विकिपीडिया वाली तुलना बहुत ही सटीक है और आपका ये संदेह भी बहुत स्वाभाविक है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका दिमाग इतना कमजोर नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन इसी बात को परखने के लिए मनोवैज्ञानिक आयर हाइमन ने एक बेहद मशहूर प्रयोग किया था,
जिसे पंच बाउल प्रयोग कहा जाता है। पंच बाउल, इसमें क्या हुआ था? उन्होंने 65 वयस्कों को चुना और उनके माता पिता से संपर्क करके उन वयस्कों के बचपन की कुछ सच्ची घटनाएं इकट्ठा की। ठीक है, सच्ची घटनाएं ली, फिर शोधकर्ताओं ने उन लोगों को लैब में बुलाया, उन्हें उनके बचपन की 2 सच्ची यादें बताईं और उनके साथ एक बिल्कुल झूठी याद जोड़ दी। झूठी याद? क्या थी वो? उन्होंने कहा, आपके माता पिता ने बताया है कि जब आप 5 साल के थे तो एक शादी में भागते हुए आपने जूस या पंच का एक बहुत बड़ा बाउल मेहमानों के ऊपर गिरा दिया था। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि पहली बार में उन लोगों ने कहा होगा कि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल सही। पहली बार पूछने पर ज्यादातर लोगों ने यही कहा। तो फिर बात वहीं खत्म हो गई होगी? नहीं, शोधकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि वे घर जाएं और इस घटना के बारे में गहराई से सोचें। अच्छा, सोचने के लिए समय दिया? हाँ, और अगले 3 हफ्तों तक हर हफ्ते उन्हें बुलाया गया और वही सवाल पूछा गया। और अंतिम नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। क्या हुआ? क्या वे मान गए? लगभग 25% लोगों ने न केवल इस झूठी याद को सच मान लिया, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से इसमें ऐसे शानदार विवरण जोड़ दिए जो शोधकर्ताओं ने कभी बताए ही नहीं थे। विवरण? किस तरह के विवरण? वे बताने लगे कि वो जूस का बाउल क्रिस्टल का बना हुआ था, वो कितना भारी था, जब वो गिरा तो उनके कपड़े कैसे गंदे हुए थे। क्या बात करी है? हाँ, यहाँ तक कि शादी में मौजूद किसी विशिष्ट रिश्तेदार ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी और उनके माता पिता ने उन्हें कैसे डांटा था। ये तो सच में डरावना है। मतलब अगर आप किसी से लगातार एक ही बात पूछते रहें तो उनका दिमाग उस झूठ के आसपास एक पूरा 3D सेट तैयार कर लेता है। बिल्कुल, एक पूरी फिल्म बना लेता है। लेकिन एक मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे 25% लोग सिर्फ शोधकर्ताओं को खुश करने के लिए या दबाव में आके कहानी बना रहे हों? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। लेकिन जब इन लोगों के इंटरव्यू का गहराई से विश्लेषण किया गया तो देखा गया कि उनके चेहरे के भाव, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और उनकी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी किसी सच्ची याद को बताते समय होती हैं। मतलब वे नाटक नहीं कर रहे थे? नहीं, वे सच में उस घटना को देख रहे थे। और देखिए, ये सिर्फ एक प्रयोग तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी प्रयोग हुए? हाँ, स्मृति विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषज्ञ एलिजाबेथ लॉफ्टस ने मेक माई मेमोरी नाम से एक शोध किया था। उन्होंने लोगों को बचपन में डिज्नीलैंड की यात्रा के कुछ झूठे विज्ञापन और ब्रोशर दिखाए। ठीक है। और उन विज्ञापनों में लिखा था कि वे वहाँ बग्स बनी से मिले थे। एक मिनट रुकिए, बग्स बनी तो वार्नर ब्रदर्स का कैरेक्टर है, डिज्नीलैंड में बग्स बनी का होना तो असंभव है। यही तो इस प्रयोग की सबसे बड़ी खूबी थी। ये पूरी तरह से एक असंभव याद थी। अरे वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा प्रयोग था। बिल्कुल। फिर भी विज्ञापन देखने के बाद लोगों ने बड़े उत्साह से याद करना शुरू कर दिया कि हाँ, उन्होंने बग्स बनी से हाथ मिलाया था और उसने उनके सिर पर हाथ फेरा था। ये तो सच में पागलपन है। इतना ही नहीं, एक अन्य शोध में लोगों के बचपन की तस्वीर को हॉट एयर बैलून की एक तस्वीर के साथ फोटोशॉप करके दिखाया गया। और मुझे लगता है मैं नतीजा समझ रहा हूँ। हाँ, लगभग 30% लोगों ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने सच में बैलून की सवारी की थी। और वे हवा में महसूस हुए डर और रोमांच का विस्तार से वर्णन करने लगे। तो ये सब मानसिक स्तर पर कैसे काम कर रहा है? मतलब जब वे लोग उस झूठी तस्वीर को देख रहे थे तो उनके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा था? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चकित करने वाली है वो ये है कि जब हम किसी पुरानी याद को ताज़ा करते हैं तो वो सबसे कमजोर स्थिति में होती है। मेमोरी कंप्यूटर की फाइल नहीं है जिसे बार बार खोलने पर वो वैसी ही रहे। तो फिर ये क्या है? मेमोरी एक लेगो के घर जैसी है। जब आप किसी याद को ताज़ा करते हैं तो दिमाग उस लेगो के घर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसे नए सिरे से रेंडर या पुनर्गठित करता है। मतलब हर बार जब मैं कुछ याद करता हूँ मैं असल में उस याद को दोबारा बना रहा होता हूँ। बिल्कुल। और जिस समय वो याद टुकड़ों में होती है, ठीक उसी समय वो सबसे बाहरी सुझावों के प्रति संवेदनशील होती है। अच्छा, तो उसी वक्त कोई नई चीज डाली जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। जब शोधकर्ताओं ने उन लोगों को बचपन की तस्वीर दिखाई तो उनका दिमाग बचपन के लेगो ब्लॉक्स को जोड़ रहा था। उसी वक्त शोधकर्ताओं ने हॉट एयर बलून का एक नया ब्लॉक उसमें खिसका दिया। और दिमाग को पता भी नहीं चला। हाँ, दिमाग ने अनजाने में उस नए ब्लॉक को भी घर का हिस्सा मानकर पूरी इमारत खड़ी कर दी।
अगर वयस्कों के दिमाग में झूठी यादें इतनी आसानी से बनाई जा सकती हैं, तो फिर हमारे जीवन के शुरुआती सालों की यादों का क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। हाँ, क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें अपने 1 या 2 साल की उम्र की घटनाएं बिल्कुल साफ साफ याद हैं। हाँ, अक्सर लोग ऐसे दावे करते हैं। कोई कहता है कि उसे अपनी पहली सालगिरह का केक याद है, तो कोई कहता है कि उसे अपने पुराने घर का रंग याद है। क्या विज्ञान इन दावों को सच मानता है? विज्ञान की दृष्टि से 3.5 साल की उम्र से पहले की यादें अमूमन असंभव यादें होती हैं। मनोविज्ञान में इसे चाइल्डहुड एमनीजिया या बचपन की भूल भुलैया कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या बच्चों का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वो चीजों को रिकॉर्ड कर सके? मतलब आंखें तो उनकी भी काम कर रही होती हैं। देखिए, आंखें काम कर रही होती हैं, लेकिन दिमाग जानकारी को वैसे एनकोड नहीं करता जैसे हम वयस्क करते हैं। एनकोड नहीं करता मतलब? इसे समझने के लिए हमें भाषा और अवधारणाओं के महत्व को देखना होगा। हमारा दिमाग एक कैमरे की तरह भौतिक चीजों की सीधी तस्वीरें नहीं खींचता। ये चीजों को अमूर्त अवधारणाओं में बदलता है। अमूर्त अवधारणाएं थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? अगर किसी ने जीवन में कभी कुर्सी या लैंप नहीं देखा है और उसके पास इन चीजों का कोई वैचारिक ढांचा नहीं है, तो दिमाग उस दृश्य को सहेज नहीं सकता। मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप इसे किसी और तरीके से किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? बिल्कुल। चलिए कल्पना कीजिए कि आपको चीनी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं आती। आपको इसके अक्षरों की कोई समझ नहीं है। अगर मैं आपको एक चीनी अखबार 10 सेकंड के लिए दिखाऊं और फिर उसे हटाकर पूछूं कि आपने क्या देखा, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं शायद यही कहूंगा कि मैंने कुछ अजीब सी काली आकृतियां, कुछ लाइनें या बॉक्स देखे। मैं किसी भी अक्षर या शब्द को दोबारा बना के नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वे सिर्फ बेतरतीब लकीरें थीं। बिल्कुल सटीक। क्योंकि आपके दिमाग में चीनी अक्षरों की कोई अवधारणा या कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, इसलिए आपका दिमाग उस दृश्य को टुकड़ों में बांटकर सहेज नहीं सका। अच्छा, तो बच्चों के साथ भी यही होता है? एकदम यही। 1 या 2 साल के बच्चे के साथ हूबहू यही होता है। जब वो दुनिया को देखता है तो उसके पास जन्मदिन, केक, रिश्तेदार या पार्टी जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। मतलब उनके लिए ये सब एक विदेशी भाषा जैसा है? हाँ, उसके लिए वो सब सिर्फ रोशनी, आवाज और आकृतियों का एक बेतरतीब शोर है। जब अवधारणाएं ही नहीं है, तो दिमाग उन्हें एक कहानी या विस्तृत याद के रूप में एक कैसे सहेजेगा? इसीलिए वे शुरुआती यादें बन ही नहीं सकती। तो अगर कोई पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसे 2 साल की उम्र की कोई घटना याद है, तो इसका मतलब है कि उसने बाद में तस्वीरें देखकर या परिवार वालों से कहानियां सुनकर उस याद को अपने दिमाग में बुन लिया है। बिल्कुल। और इसी गहरी चर्चा के बीच मुझे लगता है श्रोताओं से एक बात कहनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर हमारे श्रोताओं को विचारों की ये गहराई पसंद आ रही है, तो वे ज्ञान और दर्शन के इस सफर में द फिलॉसफी कैफे के हमारे मिशन का समर्थन करें। इस चर्चा को लाइक और शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बातें सोचने का नजरिया बदल देती हैं। बिल्कुल, शेयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात मुझे एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। जी, पूछिए। अगर हम मान लें कि 3 साल से पहले की हमारी कोई याद नहीं होती क्योंकि हमारे पास अवधारणाएं नहीं थी, तो क्या बचपन में हुए किसी गंभीर आघात, किसी दुर्व्यवहार या गहरे दर्द का असर भी खत्म हो जाता है? ये एक बहुत ही नाजुक सवाल है। मतलब अगर दर्दनाक घटना की कोई कहानी या याद ही दिमाग में दर्ज नहीं हुई, तो क्या वो दर्द गायब हो जाता है? देखिए, ये मनोविज्ञान के सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। इस पर बात करते हुए हमें इंसानी अनुभव के प्रति बहुत करुणा रखने की आवश्यकता है। हाँ, ये किसी के लिए भी बहुत दर्दनाक विषय हो सकता है। बिल्कुल। इस विषय पर मनोवैज्ञानिकों के 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रहे हैं। एक दृष्टिकोण मशहूर बाल मनोवैज्ञानिक जेरोम कागन का था। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि यदि बच्चा बहुत छोटा है और उसके पास स्मृति को सहेजने का तंत्र ही नहीं है, तो शायद उस समय हुए किसी अलगाव या आहत का असर उतना स्थायी न हो। लेकिन क्या ये सच है? क्या तंत्रिका विज्ञान इस बात का समर्थन करता है कि बिना याद के दर्द गायब हो जाता है? यहीं पे एक बहुत ही मजबूत विरोधाभासी दृष्टिकोण सामने आता है, जिसे डॉक्टर बेसल वैंडर कोल्क ने बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने क्या कहा है? उनका बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है द बॉडी कीप्स द स्कोर, यानी शरीर सब याद रखता है।
शरीर याद रखता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? इसका आधार हमारे दिमाग की संरचना में है। हमारे दिमाग में डर और खतरे को भांपने वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो बहुत बचपन में ही विकसित हो जाता है। ठीक है। लेकिन कहानियों और यादों को सहेजने वाला हिस्सा हिपोकैम्पस बाद में विकसित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जब किसी छोटे बच्चे के साथ कोई भीषण आघात होता है तो उसका दिमाग उस घटना की कहानी नहीं बना पाता, लेकिन वो भीषण तनाव, दिल की तेज धड़कन, पसीना और वो डर उसके नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में गहराई से दर्ज हो जाता है। मतलब कहानी नहीं है, लेकिन उस कहानी का शारीरिक प्रभाव मौजूद है। बिल्कुल, और यही प्रभाव बाद के जीवन में अकारण घबराहट, किसी खास गंध या आवाज पर अचानक उठने वाले डर या शारीरिक तनाव के रूप में सामने आता है। अरे बाप रे। इंसान को पता ही नहीं होता कि वो इतना डरा हुआ क्यों है, क्योंकि उसके पास कोई दृश्य या याद नहीं है, स्मृति नहीं है, लेकिन आघात की गूंज शरीर में मौजूद है। ये बहुत ही मार्मिक है। एक तरफ स्मृति का पूरी तरह अभाव है, दूसरी तरफ शरीर का न भूलने वाला दर्द। ये तो जैसे शरीर और दिमाग के बीच कोई युद्ध चल रहा हो। आपने बिल्कुल सही शब्द चुना, युद्ध। असल में 1980s और 90s के दशक में मनोविज्ञान की दुनिया में द मेमोरी वॉर्स नाम का एक भयंकर वैचारिक युद्ध छिड़ गया था। मेमोरी वॉर्स, ये क्या था? इसका केंद्र बिंदु यही था कि हम आघात और यादों को कैसे समझते हैं। इस युद्ध को भड़काने में मिशेल रिमेंबर्स नाम की एक किताब और उसके बाद उठे सैटेनिक पैनिक का बहुत बड़ा हाथ था। सैटेनिक पैनिक? मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। उस दौर में लोग अचानक से भयानक अनुष्ठानों और पंथों की बातें करने लगे थे ना? हाँ बिल्कुल, हुआ ये था कि लगभग 600 घंटे की गहन थेरेपी और सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म के बाद मिशेल नाम की एक महिला को और उसके बाद पूरे अमेरिका में कई अन्य लोगों को ये याद आने लगा कि बचपन में वे किसी शैतानी पंथ के चंगुल में थे। शैतानी पंथ? हाँ, जहाँ उनके साथ अकल्पनीय दुर्व्यवहार हुआ था। लेकिन एक बात बताइए, क्या सम्मोहन से सच में दबी हुई पुरानी यादें बाहर आ सकती हैं? क्या उन कहानियों में कोई सच्चाई थी? जब FBI और पुलिस ने इन दावों की गहन जांच की तो उन्हें ऐसे किसी व्यापक शैतानी पंथ या उन घटनाओं का कोई भौतिक सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं मिला? तो फिर वे यादें कहाँ से आईं? इसी से थेरेपिस्ट और वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। थेरेपिस्ट का एक समूह मानता था कि कोई भयंकर घटना इतनी दर्दनाक हो सकती है कि इंसान का दिमाग उसे खुद से बचाने के लिए अचेतन मन में गहरे दबा देता है, जैसे किसी फोल्डर को हाइड कर देना। हाँ, इसे रिप्रेशन कहते हैं। और वे मानते थे कि उसे सम्मोहन जैसी तकनीकों से वापस लाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक क्या कह रहे थे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो वैज्ञानिक और स्मृति विशेषज्ञ जैसे एलिजाबेथ लॉफ्टस इसका कड़ा विरोध करते हैं। उनका क्या तर्क था? वे मानते हैं कि सम्मोहन की स्थिति में इंसान का दिमाग अत्यधिक सुझावशील हो जाता है। वे मानते हैं कि थेरेपी के भारी दबाव में जब कोई अथॉरिटी फिगर जैसे थेरेपिस्ट बार बार सवाल पूछता है तो ये डरावनी यादें खोजी नहीं जाती बल्कि बुनी जाती हैं। मतलब थेरेपिस्ट ने ही वो यादें डाल दी? थेरेपिस्ट ने अनजाने में ही सही, लेकिन मरीज के दिमाग में वो बीज बो दिया जो एक डरावने पेड़ में बदल गया और मरीज ने उस काल्पनिक कहानी को अपनी सच्चाई मान लिया। ये पूरी चर्चा मुझे मेरे ही दिमाग पर अविश्वास करने पर मजबूर कर रही है। मतलब अगर हमारी इस पुरानी यादें इतनी कच्ची हैं, अगर हम अपने अतीत को लेकर इतने बड़े भ्रम में जी रहे हैं, तो क्या हम वर्तमान पर भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। जो चीजें मैं अभी अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्या वे सच हैं? अतीत की छोड़िए, हम तो वर्तमान में भी सब कुछ नहीं देख रहे होते। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस या ध्यान न देने के कारण पैदा हुए अंधेपन के चश्मे से देखते हैं। आयर हाइमन, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, उन्होंने एक प्रयोग किया। अच्छा, क्या प्रयोग था? एक पार्क में लोग अपने फोन पर बात करते हुए चल रहे थे। शोधकर्ताओं ने एक व्यक्ति को चमकीले जोकर के कपड़े पहनाकर एक पहिए वाली साइकिल पर उनके ठीक बीच में से गुजारा। एक जोकर, वो भी एक पहिए की साइकिल पर? ऐसे इंसान को तो भीड़ में कोई भी दूर से देख लेगा। सामान्य तर्क तो यही कहता है, लेकिन हकीकत यह थी कि जो लोग फोन पर बात करने में मग्न थे, उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या ने उस जोकर को देखा ही नहीं। क्या बात करें, सच में? हाँ, जब उनसे पूछा गया तो वो खुद हैरान रह गए।
इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग एक स्पंज नहीं है जो सब कुछ सोख ले, वो एक फिल्टर है। मतलब वो चीजों को रोकता है। हाँ, अगर आपका ध्यान वहां नहीं है तो जानकारी आपके दिमाग में दर्ज ही नहीं होगी, स्मृति बन ही नहीं सकती। इसीलिए ये दावा कि हम सोते हुए कोई नई भाषा सीख सकते हैं या सबलिमिनल लर्निंग काम करती है, विज्ञान के कसौटी पर पूरी तरह से गलत साबित होता है। तो ध्यान के बिना स्मृति शून्य है। बिल्कुल। ये बात मुझे 2015 के उस मशहूर द ड्रेस इल्यूजन की याद दिला रही है। ओह हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इंटरनेट पर एक ड्रेस की तस्वीर वायरल हुई थी। दुनिया जैसे दो हिस्सों में बट गई थी। कुछ लोगों को वो ड्रेस बिल्कुल नीली और काली दिख रही थी, जबकि बाकी लोगों को वो पूरी तरह से सफेद और सुनहरी दिख रही थी। तस्वीर एक ही थी, लेकिन लोग अलग अलग रंग देख रहे थे। बिल्कुल। वो हमारी धारणा और स्मृति के अद्भुत तालमेल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हमारा दिमाग किसी तस्वीर को सिर्फ देखकर उसका रंग तय नहीं करता। तो फिर कैसे तय करता है? वो हमारे पिछले अनुभवों और क्रमिक विकास के आधार पर एक पढ़ी लिखी अटकल लगाता है। पढ़ी लिखी अटकल? रंग के मामले में अटकल कैसे? असल में हमारे दिमाग को ये तय करना होता है कि जो रोशनी किसी वस्तु पर पड़ रही है वो किस तरह की है। अच्छा, रोशनी का खेल था वो। हाँ, जिन लोगों के दिमाग ने अवचेतन रूप से ये अटकल लगाई कि वो तस्वीर तेज धूप या प्राकृतिक रोशनी में ली गई है, उनके दिमाग ने छाया के प्रभाव को काटकर उस ड्रेस को सफेद और सुनहरा दिखाया। अरे वाह। और नीले रंग वालों का क्या? जिन लोगों के दिमाग ने माना कि तस्वीर किसी बल्ब की पीली रोशनी में है, उन्हें वो ड्रेस नीली और काली दिखी। हमारी आंखें सिर्फ डेटा लेती हैं, लेकिन उस डेटा को अर्थ हमारा दिमाग देता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन क्या हम इंसानों में कोई अपवाद नहीं है? मैंने सुना है कुछ लोगों की याददाश्त बिल्कुल कंप्यूटर जैसी होती है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी का हर एक दिन, हर एक तारीख याद रहती है। हाँ, आप HSAM यानी हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी वाले लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं जो बता सकते हैं कि 15 साल पहले फलां तारीख को मंगलवार था और उन्होंने नाश्ते में क्या खाया था। तो क्या उनका दिमाग भी भ्रम का शिकार होता है? विज्ञान ने साबित किया है कि इतनी असाधारण याददाश्त वाले इन लोगों के दिमाग में भी हॉट एयर बलून जैसी झूठी यादें आसानी से डाली जा सकती हैं। सच में? वे भी बच नहीं सकते। वे भी स्मृति के इस भ्रम से अछूते नहीं हैं। उनका दिमाग भी यादों को वैसे ही रेंडर करता है, बस उनकी फाइलिंग प्रणाली या चीजों को सहेजने का इंडेक्स बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर होता है। मतलब फाइलें उनकी भी मिट्टी की बनी है। बिल्कुल सही। अगर दिमाग अपने आप इतना कुछ भूल जाता है या बदल देता है, तो क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं? उल्टा मतलब? मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत ही भयानक या बुरी याद है। क्या कोई इंसान अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर, पूरी ताकत से किसी बात को जानबूझकर भूल सकता है? क्या हम खुद को भूलने पर मजबूर कर सकते हैं? ये मनोविज्ञान का एक और ज्वलंत मुद्दा है, इरादतन भूलना या इंटेंशनल फॉरगेटिंग। इसे समझने के लिए एंडरसन और ग्रीन के शोध को देखना होगा। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लोगों को शब्दों के अजीब और बेमेल जोड़े याद करवाए, जैसे कानून और कॉकरोच। अजीब जोड़े हैं सच में? हाँ। फिर उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि जब भी वे कानून शब्द सुने तो वे जानबूझकर पूरी इच्छा शक्ति से कॉकरोच शब्द को दिमाग में आने से रोकें, उसे पूरी तरह दबा दें। जैसे किसी विचार पर अचानक ब्रेक लगा देना। बिल्कुल। और कुछ समय बाद देखा गया कि कई लोग सच में उस दूसरे शब्द को भूल गए। हालांकि इस सक्रिय रूप से दबाने की थ्योरी पर आज भी वैज्ञानिकों के बीच तीखा विवाद है। लेकिन उन घटनाओं का क्या जब कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, कोई भयंकर दुर्घटना होती है और पीड़ित कहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है, जैसे हादसे के वक्त सब कुछ धुंधला या सुन्न हो गया हो? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। इसे समझने के लिए मिरर गेजिंग टेस्ट को देखना होगा, जो 2013 में क्रिस ब्रुइन और मर्सिडीज तबरी ने किया था। मिरर गेजिंग टेस्ट? आईने में देखना? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा अजीब प्रयोग है। अगर कोई इंसान कम रोशनी वाले कमरे में बैठे और कुछ मिनटों तक आईने में खुद को घूरता रहे, तो थोड़ी देर में उसका दिमाग एक अजीब स्थिति में चला जाता है, जिसे डिसोसिएशन या डिपर्सनलाइजेशन कहते हैं। डिसोसिएशन? इसका मतलब क्या है? खुद से ही अलग हो जाना। बिल्कुल। आईने में देखते हुए इंसान को अचानक लगने लगता है कि उसका चेहरा विकृत हो रहा है या वो अपने शरीर में नहीं है। उसे लगता है जैसे आसपास की दुनिया एक सपना है, वास्तविक नहीं है। ये तो बहुत डरावना लग रहा है। ये अलगाव की स्थिति है।
अब इसे हादसों से जोड़कर देखिए। जब लोग बहुत भयानक आघात या दुर्घटना से गुजरते हैं तो उस अकल्पनीय दर्द और डर से खुद को बचाने के लिए उनका दिमाग एक रक्षा तंत्र के रूप में इसी डिसोसिएशन में चला जाता है। अच्छा, मतलब दिमाग खुद को स्विच ऑफ कर लेता है। वो वर्तमान से कट जाता है और क्योंकि दिमाग उस घटना से कट चुका होता है इसलिए हिप्पोकैम्पस उस समय रिकॉर्डिंग का बटन ठीक से दबाता ही नहीं है। इसीलिए उस हादसे की यादें स्पष्ट नहीं होती, वे धुंधली और टुकड़ों में होती हैं। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने ये सीखा कि हमारी याददाश्त कोई कंक्रीट से बनी ठोस और अभेद्य इमारत नहीं है जी। ये तो मिट्टी का एक घर है जो समय, बाहरी सुझावों, हमारे ध्यान और परिस्थितियों की बारिश और धूप के साथ लगातार अपना आकार बदलता रहता है। हम जो देखते हैं, जो याद करते हैं, वो एक चुनी हुई और कई बार घड़ी हुई सच्चाई होती है। और इसी बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद हमें भीतर तक हिला देने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर हमारी सबसे गहरी यादें, हमारे बचपन की सबसे प्यारी कहानियां या हमारी सफलता और दुख के वो किस्से जिन्हें हम अपना मानते हैं, अगर वे महज हमारे दिमाग द्वारा गढ़ी गई पढ़ी लिखी अटकलें और बाहरी दुनिया से बुने हुए भ्रम हैं, तो असल में मैं कौन हूँ? क्या हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व केवल उन मनगढ़ंत कहानियों का एक संग्रह भरे जिन पर हमने सामूहिक रूप से विश्वास करने का फैसला कर लिया है? बाप रे, ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार जब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी बात पर जोर देकर कहें कि मुझे अच्छी तरह याद है, तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछें, क्या सच में? क्या सच में? ये सवाल तो अब मेरे दिमाग में गूंजता रहेगा। आज की ये चर्चा सच में बहुत ही आंखें खोलने वाली थी। हमारे साथ जुड़ने और इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही किसी और गहरे विषय के साथ फिर मिलेंगे।